नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शीतलहर और पाले से बचने के लिए डीसी ने की एडवाइजरी जारी। सीबीएलए के विद्यार्थी विरोधी नीतियों के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर डीसी को सौंपा मांग पत्र। पशुधन विभाग करेगा पशुधन गणना की शुरुआत। बाबा जहरगिरी की पुण्यतिथि पर भंडारा 8 जनवरी को। स्वामी जीतू सेवा समिति बच्चों को देगी निःशुल्क ट्यूशन व सिलाई प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त महावीर कौशिक द्वारा जिले में ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। डीसी कौशिक ने लोगों से सचेत होकर शीतलहर आपदा से बचाव का आह्वान किया है। उपायुक्त ने कहा कि मीडिया से मौसम की जानकारी लेते रहें, बुजुर्ग और बच्चों की ठीक से देखभाल करें, गर्म ऊनी कपड़े जरूर पहनें, सिर को ढक कर रखें व गर्म पानी नियमित रूप से लेते रहें। डीसी महावीर कौशिक ने सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मीडिया से मौसम की जानकारी लेते रहें, बुजुर्ग और बच्चों की ठीक से देखभाल करें एवं ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हालचाल पूछते रहें। डीसी ने विभागों को ठंड से बचाने के बारे में कहा कि वे सभी रैन बसेरों को चालू हालत में सुनिश्चित करें और वहां पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। कोई भी व्यक्ति चाहे वह बेघर हो या अन्य खुले में ना सोए। इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ अधिकारी शहरों, कस्बों, खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आदि का निरीक्षण करते रहें। डीसी ने सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से भी आह्वान किया कि वे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कंबल, ऊनी वस्त्र, जूते, मोजे आदि का प्रबंध करें। हाँ, ठंड के मौसम को देखते हुए जो नगर परिषद भिवानी है और बाकी जो नगर पालिकाएँ हैं उनके सेक्रेटरीज को और डीएमसी साहब को हमने निर्देश कर दिए हैं कि जो रैन बसेरों में जो प्रॉपर उचित व्यवस्था की जाए ताकि रात को अगर कोई वहाँ पर रुकना चाहता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे बताया गया कि एक तो भिवानी बस स्टैंड पे रैन बसेरे की व्यवस्था है और एक नगर परिषद जो कार्यालय है उसके पास इसकी व्यवस्था है। इसी तरह मैंने बाकी जो तीनों नगर पालिका हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो वहाँ पे इसके रैन बसेरे की व्यवस्था करें और कोई ऐसा गरीब या असहाय व्यक्ति अगर सड़क पर मिलता है तो उसको वहाँ से उठाकर संबंधित रैन बसेरे में उसको रखने की और उसके पुनर्वास के लिए आदेश दिए गए। जो की बात है वो भी नगर परिषद को हिदायत की गई है कि लाइव उनका एक विशेष अभियान चला के उनको ठीक करवा जाए और सेक्रेटरी आरटीए द्वारा भी लोगों को जो वाहन हैं उन पे जो टेप लगाने के लिए और जो सड़कों पे बाकी जो निशान लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप लोगों के माध्यम से भी जनता से निवेदन करूंगा कि धुंध के वक्त जब सड़क पे साफ ना दिखाई दे तो उस टाइम अगर बचा जा सके तो रोड पर चलने से बचें, जब मौसम साफ हो जाए उसी टाइम निकलें। सीबीएलयू के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के विद्यार्थियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एनएसयूआई पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष मंजीत लाग्यान के नेतृत्व में लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल व शिक्षा मंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। जिला अध्यक्ष मंजीत लाग्यान ने कहा कि परीक्षा परिणाम जारी करने, विद्यार्थियों द्वारा उठाई गई समस्या के समाधान की व विद्यार्थियों की डिग्री या डीएमसी देने की समय सीमा निर्धारित की जाए। परीक्षा के कम से कम 10 दिन पहले अनुक्रमांक जारी किए जाएं। गलत परीक्षा परिणाम को तुरंत प्रभाव से ठीक करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के बारे में कई बार अवगत करवाए जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मंजीत लाग्यान ने कहा कि सीबीएलयू प्रशासन द्वारा जिस विद्यार्थी के एक विषय की रिपेयर थी उनको पहले तो दाखिला दे दिया गया, उन्हें विशेष चांस देने व परीक्षा करवाने के नाम पर 5,000 रुपये की फीस भी भरवाई गई, परंतु इसके बावजूद भी उनको परीक्षा में बैठने देना तो दूर, प्रवेश पत्र तक जारी नहीं किया गया। इस बारे में उन्होंने डीसी महावीर कौशिक को ज्ञापन सौंपा। लाग्यान ने आगे कहा कि कुछ विद्यार्थियों को कम उपस्थिति के कारण परीक्षा पत्र उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिसके कारण वे परीक्षा से वंचित रह गए। लाग्यान ने कहा कि जब विश्वविद्यालय द्वारा इन परीक्षाओं के लिए 700 रुपये बतौर फीस दिए जाते हैं
तो उनसे 5,000 रुपये की फीस क्यों ली गई? यह स्पष्ट रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर करने का षड्यंत्र है। नमस्कार, मैं मंजित लांगन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष भिवानी कि पहले तो सिविल प्रशासन ने जिस विद्यार्थी को एक के दो एग्जाम में ग्रेजुएशन में दी थी उस विद्यार्थी का एडमिशन ले लिया, लेकिन उन्होंने जब एडमिशन फॉर्म फिल करवा तो किसी भी विद्यार्थी को लिखित रूप से ये नहीं बताया गया कि अगर ये नहीं बताया गया कि उसको ये पेपर क्लियर करना जरूरी है और सिविल प्रशासन उस पेपर को दोबारा से कंडक्ट करवाएगा और 5,000 रुपये फीस लेगा। अगर और सिविल प्रशासन वो एग्जाम का कंडक्ट दोबारा से करवाए और सभी विद्यार्थियों से 5,000 रुपये ठगने की कोशिश की गई। सिविल प्रशासन को पता है कि यहाँ पर गरीब, दलित व मजदूर किसान के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जो उन्होंने गरीब परिवार के बच्चों से खिलवाड़ किया और 5,000 रुपये लिए गए हैं, जो कि मोनिका, मैं जी यूनिवर्सिटी से थी, मेरी 5th सेम में भी थी और फिर मेरा एडमिशन हो गया था और फिर ये बोले बाद में रिजल्ट सबमिट करवा देना, लेकिन रिजल्ट मेरे एग्जाम ही नहीं हुए हैं तो मैं रिजल्ट सबमिट कहाँ से करवाती, तो इस कारण मेरे को एडमिट कार्ड नहीं दिया। पशुपालन विभाग द्वारा 21वां पशुधन गणना अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत भिवानी जिले में घर घर जाकर एक व्यापक सर्वेक्षण से पशु गणना की जाएगी। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा 21वें पशुधन गणना अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पशु गणना के लिए गांवों में 79 और शहरों में 15 जिले में कुल मिलाकर 94 पशुगणक व 20 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पशु गणना का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पशुधन की गणना के बारे में पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि इस बार पशुधन गणना में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा आदि के अलावा पोल्ट्री पक्षियों की गिनती भी शामिल है। यह पशुधन गणना पशुपालन से जुड़े नागरिकों के पास उपलब्ध डेयरी उपकरणों की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराएगी, जो राष्ट्र व प्रदेश के पशुधन क्षेत्र के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1919 में पहली पशुधन गणना के आयोजन के बाद हर 5 साल के अंतराल में पूरे देश में पशुधन गणना का कार्य किया जाता है। वर्ष 2019 की पशुधन गणना के अनुसार जिला भिवानी में 1,54,361 गायें, 2,77,739 भैंस, 34,533 भेड़ व 32,270 बकरियां थी। उन्होंने बताया कि पशुधन गणना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। गत वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में देसी गायों के उत्थान हेतु हरियाणा, साहिवाल और बेलाही नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालकों को 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था, जिसे मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने बढ़ाकर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 कर दिया है। डॉक्टर रविंद्र सहरावत, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री भिवानी। अभी हमारा जो कैटल सेंसस है उसका 21st राउंड शुरू हुआ है, जो पूरे इंडिया में एक साथ शुरू हुआ है, सब स्टेट में शुरू हुआ है। और ये हमारा जो जनगणना काम है, पशुओं की जनगणना काम, वो हर 5 साल में होता है। पिछली जनगणना 2019 में हुई थी, अब ये 2024 में 21 में जनगणना, 20वीं 2019 में हुई थी। पशु जनगणना में हम क्या करते हैं कि जैसे पहले हम टीमें बनाते, जो हमारी पहले बन चुकी थी, ये काफ़ी पिछले 4-5 महीने से चल रहा है, जिसमें पहले प्रिपरेटरी वर्क शुरू हुआ था। जैसे हमने भिवानी जिले में टोटल जो पशु गणक, जिसको इनोमरेटर बोलते हैं, वो 94 अपॉइंट किए हैं। 79 गाँव में के एरिया में है और 15 शहरी एरिया में है। उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं, जो वेटरनरी सर्जन होते हैं, जो उनके काम को सुपरवाइज करते हैं। 20 सुपरवाइजर पूरे भिवानी में नियुक्त किए गए हैं और हर एक क्राइटेरिया लिया गया था कि गांव में 3,000 जो हाउस होल्ड है उस पर एक इनोमरेटर होगा। इसी तरह शहर में 4,000 हाउस होल्ड पे एक इनोमरेटर होगा। उसी तरह गांव में एरिया में 4 जो इनोमरेटर है उस पर एक सुपरवाइजर है और शहर में 7 इनोमरेटर पे एक सुपरवाइजर है। अब बात आती है कि ये तो हमारा प्रेपरेटरी वर्क था, हमने पहले कर दिया था, सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज चुके थे। अब प्रैक्टिकली पशु गणना शुरू हो चुकी है, जो कि हमें टारगेट दिया है 31 मार्च 2025 तक हमें ख़त्म करनी है। उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी है, उसमें 3 शेड्यूल बनाए गए हैं।
पहले शेड्यूल में तो सिर्फ ये है कि भाई डिटेल भरनी होती है, ऑनलाइन चलेगी, ये सारा ऑनलाइन ही डिटेल हम यहाँ से भरेंगे उसका। पहले शेड्यूल में है कि भाई वो शहर है या गांव है, वार्ड है, क्या है, उसकी डिटेल होती है सारी। फिर शेड्यूल 2 होता है। शेड्यूल 2 में ये आ जाता है कि भी वो हाउस होल्ड है, नॉन हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज है, इंस्टीट्यूशन वगैरह है। ये सभी इनके क्या मीनिंग है, सबको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी इनोमरेटर को समझाया जा चुका है कि हाउस होल्ड का मीनिंग क्या है, नॉन हाउस होल्ड का मीनिंग क्या है, हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज का मीनिंग क्या है, इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या है। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में परमहंस बाबा जहरगिरी की पुण्यतिथि पर 8 जनवरी को होने वाले वार्षिक भंडारे एवं संत समागम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर व अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि भंडारे के लिए संपूर्ण प्रसाद गंगा जल में बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार वार्षिक भंडारे एवं संत समागम में साधु संतों व महंतों की संख्या पहले से भी 2 गुनी होगी। कुंभ मेले के अवसर पर ही भंडारे का आयोजन हो रहा है। बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि इस बार वार्षिक भंडारे में संत समागम में साधु संतों व महंतों की संख्या पहले से भी 2 गुनी होगी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेला के अवसर पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। पहले अमृत स्नान से भंडारा होगा, जिसके सभी अखाड़ों के संत, महंत, स्थानाधिपति, सचिव, अभ्यागत रमते राम संत की संख्या अधिक आने की संभावना है। इसलिए आश्रम पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने आश्रम में होने वाले विशाल भंडारे की संपूर्ण तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बाबा कैलाश गिरी ने बताया कि भंडारे का प्रसाद बनाने के लिए आश्रम में गंगाजल अगले सप्ताह लाया जाएगा, जिसके बाद भक्ति पूजन करके प्रसाद बनाना आरंभ कर दिया जाएगा। पीठ बाबा जयगिरी आश्रम में परमहंस बाबा जय दातार की वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर होने वाले वार्षिक महाउत्सव यानी कि भंडारा का आयोजन अब की बार 8 जनवरी को होने जा रहा है। इसमें अब विशेष यह रहेगा कि गंगा जल के से प्रसाद निर्माण होता है हर वर्ष, लेकिन अब की बार कुंभ स्नान के जो कुंभ का पर्व भी चल रहा है भारत में, तो कुंभ पर्व पर संख्या जो संतों की है वो डबल हो जाती है, क्योंकि संत पूरे भारत से आते हैं और भिवानी जो क्षेत्र है, जैसे गुजरात से जो भी आएगा उनको भिवानी आना पड़ता है, और भिवानी आके उनको ये रहेगा कि बाबा के दर्शन भी की जाए और भंडारे का पुण्य लाभ भी दिया जाए। भंडारा 8 जनवरी को है, और जो प्रथम अमृत स्नान है जिसे शाही स्नान बोलते हैं, यानी कि प्रथम अमृत स्नान वो जनवरी 14 को है, संक्रांति के दिन, यानी कि 8 रोज पहले। तो इसीलिए जितने भी साधु संत हैं या महंत, श्री महंत, बौद्ध कुटीचर और स्थानापति, सोशल महंत सभी, और अभ्यागत और मोर्छापिया, जमातिया, सभी तरह के संत यहाँ पर 7-8 तारीख को पहुँचेंगे। भिवानी का भाग्य है कि अब की बार संतों की संख्या भी दूनी होगी या उससे भी अधिक होगी, और वह संत आएंगे जो केवल 12 वर्ष में निकलते हैं कुंभ मेले के अवसर पर। और उन्होंने आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि वो भंडारे में आएंगे, दर्शन करेंगे और अपनी भिवानी छोटी काशी को भी पुण्य करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के होनहार बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन एवं सिलाई प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण समिति द्वारा स्वामी जीतू पतित पावन पाठशाला में हॉल कमरे का निर्माण करवाया जा रहा है। हॉल की नींव सोमवार को हनुमान जोहड़ी मंदिर के महंत बाल योगी चरणदास महाराज के सानिध्य में रखी गई। इस मौके पर साधुराम इंदौरा व उप प्रधान राजकुमार सोलंकी ने बताया कि यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के समान रूप से पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। 12वीं कक्षा तक के लड़के व लड़कियों को निःशुल्क ट्यूशन व लड़कियों को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद विनोद प्रजापति भी उपस्थित रहे। स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण सेवा समिति के उप प्रधान राजकुमार सोलंकी ने बताया कि 12वीं कक्षा तक के लड़के व लड़कियों को निःशुल्क ट्यूशन व लड़कियों को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई बार आर्थिक अभाव में प्रतिभाएं पिछड़ जाती हैं। ऐसे में समिति का यही उद्देश्य है कि बच्चों के सपनों की उड़ान के बीच आर्थिक समस्या को दूर किया जाए। इस मौके पर पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि जरूरतमंद बच्चे इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि समिति का यह प्रयास सराहनीय है। पावन कृपा है हमारे इस इलाके पर, और आज उनके नाम से उनकी स्मृति में एक भवन का निर्माण जो होगा उसकी नींव रखी गई है। पूरा समाज और यहाँ की जो समिति है स्वामी जीतू धानक समाज कल्याण समिति, उसने ये आयोजन किया है।
और सब मिल कर के समिति के साथ सारे समाज ही है, सब मिल कर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हम भी कुछ न कुछ निर्माण में अपने योगदान दें, हिस्सेदारी करें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी जो है कहीं उनको याद भी कर पाए, उनको याद रखे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो सब समाज पर जितु महाराज जी की वैसी कृपा है, हम सब पर कृपा है, भिवानी वासियों की कृपा है। उनके नाम से कुछ पाठशाला चलेगी तो कहीं कि उनके संस्कार, जो उनके विचार, जो उन्होंने बातें रखी थी, जो समाज को प्रेरणा दी थी, वो हमारे समाज में प्रेरणा से प्रेरित होकर के लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो हॉल का निर्माण किया गया है, ये हमारी जो संस्था है स्वामी जितुपति धानक समाज कल्याण समिति, उसके द्वारा करवाया जा रहा है और ये सभी के सहयोग से और सरकार के सहयोग से निर्माण हो रहा है। इसके अंदर एक हॉल कमरा बनाया जाएगा, एक किचन बनाई जाएगी और गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे पहले ही सिलाई सेंटर भी और ट्यूशन सेंटर चलाए जा रहे हैं। चरणदास महाराज जी के सानिध्य में और साधुराम इंदौरा जी के अगुवाई में हमने ये एक हॉल कमरा, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 40 बाई 60 है और किचन जो है वो 20 बाई 47, साथ में इसका एक पैड़ा चढ़ेगा जी 5.5 फुट चौड़ा, 6 टॉयलेट और 4 बाथरूम। ये हमारा टारगेट है। गवर्नमेंट ने, हमारे विधायक घनश्याम जी ने ये ग्रांट पास कर रखी है और भवानी भाई ने बहुत ही अच्छे प्रयास से हमारा ये काम सुचारू रूप से चालू करवाया है, जिसके ठेकेदार जो हैं आकाश भाई साहब हैं और इसका हमने आज ओपनिंग की है। नींव रखने का एक जो प्रोसीजर होता है वो किया है। और अब चलते चलते पुरुषों के पास शिकायतों को दूर करने के लिए समर्पित संस्थान या हेल्पलाइन का अभाव है। सामाजिक रूढ़िवादिता पुरुषों को अपराधी के रूप में चित्रित करती है, संस्थागत दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में उचित उपचार को सीमित करती है। दिशा निर्देश केवल महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर करते हैं, जिससे पुरुष पीड़ितों को भारतीय कानून के तहत समान सुरक्षा नहीं मिलती। यौन शोषण के वयस्क पुरुष उत्तरजीवी कानून ढांचे में अपरिचित रहते हैं, जिससे उन्हें वैधानिक उपचार या संस्थागत सहायता से वंचित रखा जाता है। उदाहरण के लिए आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को केवल एक महिला के दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, जिससे यौन उत्पीड़न के पुरुष बिना किसी सहारे के रह जाते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498A जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करके उन्हें तटस्थ बताया जाए, जिससे घरेलू हिंसा और झूठे आरोपों के खिलाफ पुरुषों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कनाडा और यूके जैसे देशों में घरेलू हिंसा कानून तटस्थ हैं। कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के मामलों में झूठे आरोपों को रोकने और दंडित करने के लिए कड़े तंत्र लागू किए जाने चाहिए। न्याय के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत उपाय या पुरुष कल्याण आयोगों की स्थापना हो। कानूनी सहायता और परामर्श सहित पुरुषों से जुड़े विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए महिला आयोगों के समान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संवैधानिक निकाय बनाए जाने चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि किसी भी जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शीतलहर और पाले से बचने के लिए डीसी ने की एडवाइजरी जारी। सीबीएलए के विद्यार्थी विरोधी नीतियों के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन कर डीसी को सौंपा मांग पत्र। पशुधन विभाग करेगा पशुधन गणना की शुरुआत। बाबा जहरगीर की पुण्यतिथि पर भंडारा 8 जनवरी को। स्वामी जीतू सेवा समिति बच्चों को देगी निःशुल्क ट्यूशन व सिलाई प्रशिक्षण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।